हेलो दोस्तों, राजा महाराजाओं का जमाना, ये कहावत तो आपने सुना ही होगा। बहुत ही पुराना दिन को समझाने के लिए ये मुहावरा यूज किया जाता है। लेकिन दोस्तों, आज भी बहुत सारा ऐसा देश है जहाँ पे राजा महाराजाओं का जमाना यानी कि मोनार्की अभी भी कायम है। साउथ ईस्ट एशिया का एक ऐसा ही देश है जहाँ पे करीब करीब 800 साल पहले मोनार्की का एस्टेब्लिशमेंट होता है और आज भी डिफरेंट टाइप ऑफ वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, डेमोक्रेटिक इन्फ्लुएंस, सोशलिस्ट इन्फ्लुएंस और कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस के बावजूद ये देश मोनार्की को ही अपना पहचान बनाया हुआ है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में जानते हैं साउथ ईस्ट एशिया का राजा महाराजाओं का देश सियाम यानी कि किंगडम ऑफ थाईलैंड के बारे में। थाईलैंड साउथ ईस्ट एशिया का निहायती एक खूबसूरत देश है दोस्तों, जो टूरिज्म के लिए काफी पॉपुलर है। इकोनॉमी फ्लाइट प्राइस, इजी ऑन अराइवल वीजा और सस्ते में फॉरेन घूमने का सुविधा होने के कारण हर साल हजारों इंडियन थाईलैंड घूमने जाते हैं। आप अगर थाईलैंड घूमने जाते हैं दोस्तों, तो वहां का राजा और रानी का फोटो और पोर्ट्रेट आपको लगभग हर गली में, हर एक चौराहे पे दिख जाएगा दोस्तों। जी हाँ, थाईलैंड आज भी एक मोनार्की या राजशाही है। करीब करीब 800 साल पहले 1238 को सियाम एरिया पे एस्टेब्लिशमेंट होता है किंगडम ऑफ सुखोथाई का, जिसका पहला किंग बनते हैं श्री इंद्रदित्य। ये किंगडम हिंदुइज्म और बुद्धिज्म से इंस्पायर्ड था। हिंदुइज्म के कॉन्सेप्ट से यहाँ का राजा एक क्षत्रिय था, जिसका काम था बुद्धिज्म के कॉन्सेप्ट से एक धर्म राज्य का एस्टेब्लिशमेंट करना। धर्म राज्य यानी जहां राजा धर्म का पालन करते हुए लॉर्ड बुद्धा के सिखाए हुए रास्ते पे एक स्टेट का स्थापना करे जो बहुत ही खुशहाल हो और जो धर्म का पालन करता। अप्रोक्सीमेटली 100 इयर्स तक सुखोथाई किंगडम का राज रहता है दोस्तों, और 1351 को एस्टेब्लिशमेंट होता है किंगडम ऑफ अयुथया का, जिसका पहला किंग बनता है रामाधिबोधि I। ये भी एक हिंदू कॉन्सेप्ट से बनाया हुआ किंगडम था, जहां पे राजा को भगवान का अवतार माना जाता था और राज पैलेस को भगवान का घर का दर्जा दिया जाता था। राजा के ऑनर में काफी सारा सेरेमनी और रिचुअल किया जाता था, जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी था ब्राह्मण्स के ऊपर, जो समाज का सबसे एलिट क्लास था। करीब करीब 400 साल तक किंगडम ऑफ अयोध्या एग्जिस्ट करता है दोस्तों, और इस समय सियाम एरिया पे बहुत सारा इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट देखने को मिलता है। साल 1782 को एस्टेब्लिशमेंट होता है चाकरी डायनेस्टी का, जो आज तक थाईलैंड पे राज कर रहा है। इसका पहला किंग बनते हैं बुद्धा योत्फा चुआलोके, जो रामा I के नाम से जाना जाता है। रामा I अपने स्टेट का कैपिटल चाओ फ्राया रिवर के साइड पे मूव करता है दोस्तों, जो आज का बैंकॉक है। इस एरिया पे रहने वाले लोगों को सियाम कहा जाता था दोस्तों, और जो थाईलैंड का पहला नाम था सियाम, वो भी इसी नाम से इंस्पायर्ड था। रामा I ने स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन में काफी सारा मॉडिफिकेशन किया, जो नेक्स्ट किंग्स रामा II से लेके रामा VI तक और भी आगे लेके गए। इस दौरान एडमिनिस्ट्रेशन में सुप्रीम काउंसिल का कॉन्सेप्ट लाया गया और चीफ ऑफिसर्स को रिक्रूट किया गया, ताकि गवर्नमेंट को ज्यादा एफिशिएंटली ऑपरेट किया जा सके। वेस्टर्न कॉन्सेप्ट से इंस्पायर्ड होके एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज्यादा मॉडिफिकेशन किया गया और रिचुअल्स जैसे कि पोस्ट्रेशन और स्लेवरी को खत्म किया गया। रॉयल गवर्नमेंट का मॉडिफिकेशन जारी था दोस्तों, और 1925 को प्रजाधिपक किंग बनते हैं, यानी कि रामा VII बनते हैं दोस्तों, और उसके बाद वो एक काउंसिल का एस्टेब्लिशमेंट करता है, जो आज के दिन कैबिनेट का इक्विवेलेंट होता है।
जहां पे स्टेट ऑफिशियल्स रेगुलरली मीट करते हैं जो सीरियस स्टेट इशू है उसको डिस्कस करने के लिए। 1932 को फॉरेन एजुकेटेड स्टूडेंट्स और कुछ आर्मी के लोग रेवोल्यूशन करते हैं और एक कॉन्स्टिट्यूशन का डिमांड किया जाता है। रामा 7 इस डिमांड को एक्सेप्ट करते हैं और उसी साल दिसंबर में नया कॉन्स्टिट्यूशन का ऐलान किया जाता है। इसके साथ ही सियाम में एब्सोल्यूट मोनार्की का एंड होता है, एक नेशनल असेंबली का एस्टेब्लिशमेंट होता है और गवर्निंग पावर राजा के हाथ से लेके एक पब्लिकली सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के हाथ में दे दिया जाता है। किंग स्टेट का एक सिंबॉलिक हेड बन के रह जाता है। इतना बड़ा पावर का मूवमेंट होता है लेकिन ज्यादा कोई वायलेंस नहीं होता। हिस्ट्री में ये एक ब्लडलेस रेवोल्यूशन करके जाना जाता है। किंग के साथ इलेक्टेड गवर्नमेंट का कॉन्फ्लिक्ट ऑब्वियस था दोस्तों, और इसी कारण 1935 को रामा 7 से थ्रोन छीन के उनका नेफ्यू आनंद मोहिदुल को किंग रामा 8 बनाया जाता है, जो उस वक्त देश में भी नहीं था। इसके बाद 1938 को किंगडम ऑफ सियाम का नाम बदल के थाईलैंड रखा जाता है। 1946 को रामा 8 का देहांत होता है और प्रिंस भूमिबोल रामा 9 बनते हैं और वो अपना नया रूल एस्टेब्लिश करते हैं। फिर से पावर का कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है दोस्तों, लेकिन यूएस सपोर्ट होने के कारण भूमिबोल टू सम एक्सटेंट पावर को रिवाइव करने में सक्षम होता है। रामा 9 वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रूलिंग किंग बनता है, जो 1946 से 2016 अपने डेथ तक थाईलैंड का किंग बना रहता है। इसके बाद वाजीरा लॉन्गकॉर्न किंग बनता है, जो आज थाईलैंड का किंग रामा 10 है दोस्तों। आज के दिन थाईलैंड एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, जहां स्टेट का हेड है किंग और गवर्नमेंट का हेड प्राइम मिनिस्टर है। आज के दिन किंग प्राइम मिनिस्टर के कंसल्टेशन से काम करता है। किंग अपने से कोई नया लॉ इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता है, लेकिन कैबिनेट के बनाया हुआ कोई भी बिल को लॉ बनने के लिए किंग का परमिशन होना जरूरी होता है। थाईलैंड का लेसे मेन्स लॉ काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है दोस्तों, और इसके चलते अगर कोई किंग, क्वीन या रॉयल मोनार्की के लोगों को डिफेम, थ्रेट या इंसल्ट करता है तो उसको अप टू 15 साल का जेल हो सकता है। इन समरी थाईलैंड का हिस्ट्री उसके नेबरिंग कंट्रीज के हिस्ट्री से काफी ज्यादा डिफरेंट रहा दोस्तों। थाईलैंड कभी यूरोपियन कॉलोनाइजर्स के अंडर नहीं आया दोस्तों। 1800 और 1900 ईयर्स में जब इंडियन सब कॉन्टिनेंट ब्रिटिश रूलर्स के अंडर था, इंडो चाइना रीजन फ्रेंच कॉलोनाइजर्स के अंदर था, तब थाईलैंड अकेला एक इंडिपेंडेंट किंगडम बन के रहा दोस्तों। वियतनाम वॉर पे जहां वियतनाम, लाओस और कंबोडिया एक्टिवली पार्टिसिपेट किए और वहां पे इम्पैक्ट बहुत ज्यादा हुआ, वही थाईलैंड इस वॉर में इनएक्टिव रहा और वहां पे मिनिमम इम्पैक्ट देखने को मिला। थाईलैंड का मोनार्की रूलर्स ऑलवेज अपने आप को इवैल्यूएट किया, मॉडर्नाइज किया, और जब एब्सोल्यूट मोनार्की पॉसिबल नहीं था तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को वेलकम किया, जो बाकी काफी सारा देशों का मोनार्की रूलर्स कर नहीं पाए। इसीलिए शायद बाकी कई देशों का मोनार्की खत्म हो गया है, लेकिन सियाम आज भी किंगडम ऑफ थाईलैंड करके जाना जाता है।